Today's lecture is about the classification of electronic commerce applications means कि किन किन एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, द सेकंड वन इज़ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ कस्टमर सर्विस. ये तीन हमारी एप्लीकेशंस हैं, ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की. उसके अलावा आप डिफरेंट जगहों पर ये देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस को B2B, B2C से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मैनी अदर्स. ये टोटल 5 होते हैं. इन क्लासिफिकेशन को हम जो है कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट्स, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ये वाली क्लासिफिकेशन को यूज़ करेंगे. हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ मार्केट. मार्केट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शंस. एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम प्रोडक्ट, सर्विसेज, पेमेंट सबको एक्सचेंज कर रहे होते हैं. मतलब ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिल लेते हैं. सेलर्स और बायर्स एक दूसरे को जान लेते हैं और उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो किस जगह पर होती है, इस मार्केट के अंदर. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो इट्स नॉट अ फिजिकल बिल्डिंग या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप जाते हो और फिर अपनी ट्रांजैक्शंस को पास करते हो. हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो एक नेटवर्क बेस्ड लोकेशन होती है. नेटवर्क बेस्ड लोकेशन का मतलब ये है कि जस्ट अ वेबसाइट, यू हैव टू विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन मीट द सेलर्स एंड द बायर्स ऑनलाइन. तो जो हमारी नेटवर्क बेस्ड लोकेशन है उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है. इसके कुछ हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और पेमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं. ये सारी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है. ये एक जगह है जहाँ पर शॉपर्स बायर से इलेक्ट्रॉनिकली मिल लेते हैं, सेलर से बायर निगोशिएट करते हैं, अपनी बिड्स को सबमिट करते हैं, ऑर्डर के ऊपर एग्री करते हैं, अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको टोटली एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो. मीन्स अगर मैंने कोई प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, मैं उसके सेलर को अप्रोच किया और फिर उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन्स पर भी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी जो एक कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन ही हो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी हो सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स जो है वो हमारा एक नेसेसरी पार्ट हैंडल करती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ मनी का. ये बैंक्स के अंदर जो भी है ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए मार्केट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. उसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बेसिकली डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे होते हैं. फर्स्ट वन होते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन हैंडलर्स. बेसिकली ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि पीछे से डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं. क्योंकि मैं ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की बात कर रही हूँ तो इसलिए ट्रांजैक्शन हैंडलर्स वो होंगे जो कि पीछे से आपके डेटाबेस को हैंडल कर रहे होंगे. उसके अलावा आपके पार्टिसिपेंट्स में आ जाते हैं आपके जो बायर्स होते हैं. उसके अलावा आपके जो हैं सेलर्स आ जाते हैं. उसके अलावा आपके ब्रोकर्स भी काम कर रहे होते हैं. ब्रोकर्स आर बेसिकली द इंटरमीडियरीज जो कि बायर और सेलर को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ये जितने भी हैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन एंड अपने प्रोडक्ट्स वगैरह. अब ये वो पर्सनस हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते होते. बहुत कम ऐसा होता है कि एक बायर और एक सेलर एक दूसरे को देख भी पाता है. वी आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती. हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जो है एक इंटरकनेक्शन के थ्रू होती हैं. वो इंटरकनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करती है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. अब हम अपनी नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वो है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम. बेसिकली इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो है अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक कंपनी, उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स और उसके जो है वो हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ लिंक करता है. ठीक है, बेसिकली ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इंटरनेट पर काम नहीं करता, ये एक सेपरेट सिस्टम होता है. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कोई भी सेलर किसी भी बायर को चूज़ कर सकता है. ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए होता है, वो कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होते. लेकिन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि खुद बनाया जाता है. ये एक पर्टिकुलर कंपनी खुद क्रिएट करती है अपने सप्लायर्स के साथ एंड यूजुअली कस्टमर्स के साथ. ठीक है, ये दोनों तीनों मिलकर जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं. जिसे को आप कह सकते हो कि
ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें हम हर चीज़ को पहले से प्री डिटर्मिन्ड रखते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए, उसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और उसने रॉ मटेरियल के लिए अपना एक सप्लायर चूज़ किया हुआ है, ठीक है। वो हर चीज़ पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता दिया जाता है कि मुझे ये मटेरियल इस क्वांटिटी में, इस क्वालिटी में, इस डेट को हर मंथ में चाहिए, ठीक है। वो एक ही दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आपको बार बार निगोसिएशन करने की, बार बार पेपर वर्क करने की और जो है बार बार कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस सप्लायर को पता है कि मंथ की इस डेट को मैंने रॉ मटेरियल भिजवाना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर के साथ भी हमारा ऐसा ही रिलेशन होता है। हमने अपने अंदर एक जो है वो सिस्टम क्रिएट किया होता है, एक नेटवर्क क्रिएट किया होता है कि कस्टमर को पता है कि हमने इस कंपनी से ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं और किस डेट पर करने हैं। ये एक प्री अरेंज फॉर्मेट्स पर काम करती है जिसमें हर चीज़ पहले से डिफाइंड होती है। यानी कि ये जो बिज़नेसेस, बड़े-बड़े बिज़नेसेस होते हैं जिनका रूटीन में काम होता है सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाना और कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना, उनके काम को आसान करती है। यानी कि रूटीन टास्क्सों को, जो रूटीनली बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस है उसको ईज़ी वे में लेकर जाने के लिए इंटर ऑर्गेनाइज़ेशनल सिस्टम हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि एक इंफॉर्मेशन फ्लो है अमंग 2 और मोर ऑर्गेनाइज़ेशंस। बेसिकली ये जो कंपनी ए है उसके जो सप्लायर्स हैं वो कोई दूसरी कंपनी होगी और जो इसके कस्टमर्स हैं वो भी कोई और कंपनी हो सकती है, ठीक है। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे जो रूटीन की ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके। अगर मैं एक ही चीज़ को डेली बेस पर डिफरेंट सप्लायर से परचेज करूंगी तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ों की क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए अगर मैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज़ करूँ तो मैं एक पर्टिकुलर सप्लायर को चूज़ करूँगी, उसके साथ मेरी प्री अरेंज फॉर्मेट्स में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसमें बार-बार टेलीफ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार-बार पेकर डॉक्यूमेंट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार-बार मुझे बिज़नेस कनेक्शंस या कोरेस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा है सच एज़ ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स, बार-बार ऑर्डर नहीं देने पड़ते, बिल्स को बार-बार चेक नहीं करना पड़ता, पेमेंट्स की बार-बार जो है स्क्रूटनी नहीं करनी पड़ती। हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और एक्स्ट्रानेट्स। ये जो बेसिकली ये नेटवर्क बनाया गया है, वो या तो ईडीआई को सपोर्ट कर रहा होता है या फिर एक्स्ट्रानेट। ये एक्स्ट्रानेट की ही एक टाइप है ना कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बेसिकली एक एक्स्ट्रानेट के तौर पर ही काम करता है। उसके अलावा इसका स्कोप है कि ये एक यूनिफाइड सिस्टम है जो कि जिसमें डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और उसके अलावा टिपिकल आईओएस जो है उसमें एक कंपनी होती है, उसके सप्लायर्स और उसके कस्टमर्स हो सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले से पढ़ ली है। ट्रेडिशनली हमारा आईओएस जो है वो प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन लिंक्स पर काम करता था और प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन लिंक्स बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं। दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स दैट वर ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस इन द पास्ट। और ये प्रोटोकॉल जो है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो डाटा ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन लिंक्स हैं बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको ओन करती थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के आगे से जो डिफरेंट कस्टमर्स होते थे उनके अकॉर्डिंग हम जो है उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक बना लेते थे। लेकिन अब जो है हमारा आईओएस वो डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करता है। वो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट जो है प्रोमिनेंट टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की। वो है हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम और थ्रू द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रोटोकॉल के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्रा नेट्स। एक्स्ट्रा नेट्स बेसिकली जो है एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस आपस में। जैसे कि कस्टम एक कंपनी है उसके डिफरेंट सप्लायर्स और डिफरेंट कस्टमर्स के दरमियान में एक जो नेटवर्क बना दिया जाता है वो एक्स्ट्रा नेट के थ्रू ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
उसके बाद थर्ड प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जिसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू हम, आप देखते हो कि जो सिग्नेचर्ड फॉर्म्स होते हैं उनको हम प्रॉपर जो है सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरेक्टेड मैसेजिंग आ जाती है, ये जो हम अपनी ईमेल्स, अपने फैक्स मैसेजेस, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेंड करते हैं, वो हमारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके थ्रू किए जाते हैं। जो ईमेल्स हैं बेसिकली वो इंटीग्रेटेड मैसेजिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो आप रियल टाइम में अपनी ईमेल्स को सेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं शेयर डेटाबेसेस। ये एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है बेसिकली, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम इकट्ठा अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा, शेयर डेटाबेस भी उसकी एक टाइप है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर मैं आपको वन बाय वन इनका बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दिया है कि हम ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रानेट्स बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो कि, जैसे कि मैंने आपको पीछे एक नेटवर्क बना के दिखाया था, एक कंपनी अपने सप्लायर्स, एक कंपनी होती है जो कि अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के दरमियान में क्या कर लेती है, एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती है। फंड ट्रांसफ़र में आप क्या कर लेते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स जो आप करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड प्रोटोकॉल के थ्रू ही होती हैं ताकि उसको सिक्योर किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो सिक्योर्ड फॉर्म्स होते हैं वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड मैसेजेस जो है इसका प्रोडक्ट आपके पास ईमेल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन अपने बिजनेस पार्टीज़ के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हो। शेयर डेटाबेसेस ये ऑनलाइन एक रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी कहा जाता है एक ऐसी जगह को जहाँ पर आप जो है अपनी डाटा स्टोर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, एक शेयर्ड स्पेस होती है जिसको हम क्लाउड कहते हैं, और नंबर ऑफ़ पर्सन्स अपना डाटा जो है वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में एक गैलरी होती है, उसमें आपने अपनी पिक्चर सेव की होती हैं, लेकिन उसमें जस्ट आप अपनी पिक्चर सेव कर सकते हो। लेकिन ये जो शेयर डेटाबेसेस है इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स बनते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट फाइल्स बनती हैं। हर फाइल एक दूसरी फाइल से लिंक्ड होती है, लेकिन एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल के, या एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट का डाटा नहीं देख सकता, उतना ही देख सकता है जितना कि वो ऑथराइज्ड होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपके डिफरेंट जैसे अकाउंट्स बन जाते हैं, उस अकाउंट का डाटा जस्ट आप ही देख सकते हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है बेसिकली ये एक नया सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनीज अब अपने सप्लायर्स के साथ एक रिलेशन बना लेती हैं, जिसमें होता क्या है, आपकी जो बिजनेस है उसको बहुत ईजी कर दिया गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली एक पूरा का पूरा नेटवर्क है कि एक कंपनी है जिसको कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वो हर चीज़ पहले से अपने सप्लायर के साथ जो है वो फाइनल करके रखती है। एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि मुझे हर मंथ इतनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, इस क्वालिटी में, इस क्वांटिटी में, इस प्राइस पर मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को, रॉ मटेरियल को टाइमली मंगवा लेते हो तो आपके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ईजी रह जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब अपनी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट को मिनिमाइज़ करना, तो वो भी हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से हो जाता है। उसके अलावा ऑर्डर फुलफिलमेंट बहुत जल्दी होगा। जब हमारा रॉ मटेरियल टाइम पर आएगा तो हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनके ऑर्डर्स को टाइमली जो है वो फुलफिल करेंगे। उसके अलावा हम उतने ही प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इससे होगा क्या कि हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। आपको पता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के बाद रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल ख़त्म होने से पहले ही आप जो है वो स्पीडी शिपमेंट्स करवा लेते हो, जो कि आपको हेल्प करती है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करने में। ई कॉमर्स में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जिस टाइम पर कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है उस टाइम पर आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। ट्रेडिशनली क्या होता था, एक ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन की जाती थी और हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स ढूंढते थे। अब हम अपने कस्टमर्स ढूंढ लेते हैं पहले, और कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताता है और फिर हम उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, और वो जो कस्टमाइजेशन हम करते हैं उसके लिए जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को हम जो है वो डिटेल में जो है फर्दर चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। अभी हम
ने देखा कि आईओएस यानी कि इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है और ई मार्केट्स क्या होती हैं। दोनों का एक डिफरेंस तो हमें समझ आ गया कि ई मार्केट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए जनरली काम करती हैं, लेकिन आईओएस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए खुद क्रिएट करती हैं। So there are some differencing points in interorganizational system and electronic markets. हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के बारे में पढ़ा कि पब्लिकली एक्सेसिबल होती हैं, कोई भी जनरल पब्लिक में से अपने बायर और सेलर ढूंढ लेते हैं और फिर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। बेसिकली इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। पहली ट्रांजैक्शन होती है कि कस्टमर जो है उनके सेलर अपने दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है जब उन्हें ट्रांजैक्शन करनी होती है, और जब ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके बाद उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर कोई ड्रेस देखते हो, आपको वो ड्रेस पसंद आया, आपने उसको कार्ट में डाला, आपने उसको ऑर्डर किया और आपको वो डिलीवर हो गया, एंड दैट्स इट। आपका रिलेशन उस ट्रांजैक्शन तक के लिए ख़त्म हो गया उस कंपनी के साथ। उसके बाद अगर आप फर्दर ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो फिर आप दोबारा से उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास ट्रांजैक्शन की टाइप होती है कि कस्टमर जो है वो अपने सेलर के साथ एक परचेज एग्रीमेंट कर लेता है कि मुझे इतने मंथ्स तक या इतने टाइम पीरियड का तुमने ये वाले प्रोडक्ट्स भिजवाने हैं। तो वो जो डिफाइंड टाइम पीरियड होता है उस तक आपका बायर और सेलर आपस में एक रिलेशनशिप में रहेगा और वो आपको प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे। यानी कि दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, या तो वन टाइम ओनली और दूसरी जो है वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, इसको हम सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल टाइम्स के लिए हम अपने उसके साथ जो है ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं अपनी पार्टी के साथ। लेकिन जो आपके पास इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम आता है, इसमें जो कस्टमर रिलेशनशिप है ये आप डिटरमिन करते हो एडवांस में ही। आप रिलेशनशिप बना लेते हो, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, इसमें आप पहले से ही सोचते हो कि हमने ऑनगोइंग रिलेशनशिप क्रिएट करना है जो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में सिंगल ट्रांजैक्शन होती हैं या फिर सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन हमारी इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरी साइड पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर टिपिकली बिल्ड अराउंड पब्लिकली असेसिबल नेटवर्क्स। पब्लिकली असेसिबल नेटवर्क्स का मतलब ये है कि हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इंटरनेट इज़ बेसिकली पब्लिकली असेसिबल। कोई भी पर्सन इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंपनी को जो कि इंटरनेट पर रजिस्टर्ड होती है उसके साथ बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट इसके सबसे जो है वो बेसिक एग्जांपल है। लेकिन अगर हम जो है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में वैसे तो हम अपना खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा नेट भी कहते हैं, ठीक है। हम एक्स्ट्रा नेट के थ्रू अपने जो है कस्टमर्स के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ एक लिंकेज बना लेते हैं। लेकिन अगर हमने आउटसाइड कम्युनिकेशन कंपनीज़ को यूज़ करना हो तो उस केस में हम वैल्यू एडिड नेटवर्क्स को प्रेफर करते हैं। वैल्यू एडिड नेटवर्क्स जो है ये हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आपको पता है वैन जो है वो एक जो है लिमिटेड एरिया के अंदर क्रिएट किया जाता है नेटवर्क। हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जो सबसे बेसिक है वो है इंटरनेट। उसके अलावा हम अपने लैन वैन मैन वायरलेस इंटरनेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को एक्स्ट्रा नेट के अलावा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करना हो तो वो प्रेफर किसको करते हैं, वैन्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पर अगर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को देखें कि when outside communication companies are involved, they are typically ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है, जो कि एज अ मार्केट फंक्शन करते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क का काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों पर काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स जो हैं वो टिपिकली ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो वैन को यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट के पॉइंट आपको ईजिली समझ आ रहे हैं कि यहाँ पर वैन्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है वहाँ पर हम जो है वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं ओएसपीज़, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास कि जो हमारे पास सेलर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं पहले से ही कि कौन सी मार्केट मेकर्स को यूज़ किया जाएगा। मार्केट मेकर्स आर कॉल्ड ब्रोकर्स। हमने ब्रोकर्स को यूज़ करना है या फिर नहीं करना, और कौन सी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। यानी कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ब्रोकर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि वेदर टू यूज़ वन टाइम ट्रांजैक्शन
या फिर हमने जो है वो सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन को यूज़ करना है, ब्रोकर्स आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास एडवांस अरेंजमेंट्स होती हैं, जो कि एग्रीमेंट्स को जो नेचर होती है हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पहले से डॉक्यूमेंटेड होते हैं। आपने हर चीज़ को पहले से डिफाइन किया होता है, एवरीथिंग इज़ प्री अरेंज्ड। सो हमें उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, हम हर ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकर्स को अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली डिटर्मिन। यहाँ पर आपके कस्टमर्स और सेलर मिलकर काम कर रहे होते हैं और वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को खुद चूज़ करते हैं। यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू किसी सेलर को ढूंढा, मुझे उनका कोई चीज़ पसंद आई और वहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था और मैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करती हूँ और फिर हमारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो गई है, टेलीफोन के थ्रू। यानी कि यहाँ पर आपके कस्टमर और बायर एंड सेलर खुद जो है वो डिसाइड करते हैं। मिलते तो वो ऑनलाइन है, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड लेकर चलना है, वो खुद अपना मीडियम डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सॉरी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की बात करें, तो ये एडवांस अरेंजमेंट्स होती हैं, प्री डिसाइडेड होता है कि हमने कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ करना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, नो जॉइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन इन एडवांस। हमने कोई गाइडलाइन एडवांस में ड्रा नहीं की होती कि आपने ये करना है और हमने ये करना है, जस्ट एक ट्रांजेक्शन होती है और हम अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में हर चीज़ पहले से जो है वो प्री डिटर्मिन्ड होती है, जॉइंट गाइडलाइंस होती हैं, दोनों आपस में एक्सप्लेन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की टर्म्स इंक्लूडेड होती हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मेंशन्ड होती हैं। हर कोई अपना हर पार्टी जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बताती है, ठीक है? उस डॉक्यूमेंट में हर चीज़ पहले से लिखी हुई होती है। अब देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये दोनों हमारे पास एप्लीकेशंस हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। उसके अलावा जो एक हमारे पास रह चुकी है वो है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, हम अपने कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस ऑनलाइन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस और हम पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो हमारे पास कैसे होती है, बहुत इजी है। सबसे पहले होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में ट्रांजैक्शंस कर रही होती हैं यूजिंग आईओएस या फिर कोई भी नेटवर्क, और हम जो है ट्रांजैक्शन करते हैं दो कंपनीज के दरमियान, तो वो बी टू बी कहलाता है। जैसे कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सप्लायर बन जाती है, तो दोनों कंपनीज एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाती है। दूसरी हमारे पास जो है वो आ जाती है बी टू सी। बी टू सी स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर रिटेलिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं कि इंडिविजुअल शॉपर्स जाकर अपने जो है कंपनी से चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं ऑनलाइन किसी शॉप पर जैसे कि दराज को ओपन करती हूँ और कोई चीज़ परचेज करती हूँ, ठीक है? तो ये बिजनेस टू कस्ट कंज्यूमर जो है वो ट्रांजैक्शन होगी। दराज से ज़्यादा बेस्ट इसकी एग्जांपल हो सकती है कोई भी ऑनलाइन स्टोर, जैसे कि हमारे पास जो है वो मारिया बी का स्टोर आ जाता है, हमारे पास सेलबरी है, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। तीसरी हमारे पास टाइप होती है सी टू सी, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस कैटेगरी में कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास OLX। आपको सबको पता है कि OLX एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी यूज्ड चीज़ों को या फिर जो चीज़ें आपको खुद पसंद नहीं है उनको आप किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल कर सकते हो। यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप चीज़ों को सेल कर रहे हो, इसको हम कस्टमर टू कंज्यूमर बेसिकली कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई कार हो। इसमें आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, और फिर जो है वो ऑक्शंस आती हैं और ऑक्शन साइट्स आपको हेल्प करती हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवाने में, और OLX आपकी एक ऑक्शन साइट के तौर पर ही काम करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है, सॉरी फोर्थ, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस एक ऐसी ई कॉमर्स है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाकर डिफरेंट कंपनीज को सेल कर रहे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि डिफरेंट जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं या फिर डिफरेंट जो रेस्टोरेंट होते हैं, उन्होंने अपने इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूमर्स रखे होते हैं, जो कि उनको, जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल दूं तो वहाँ पर वो स्पाइसेस वगैरह जो मसाले होते हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर से परचेज कर लेते हैं, ठीक है? उनकी रेसिपी परचेज कर लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं ऑनलाइन ये शॉपिंग सेंटर्स की बात करूँ तो वो भी अपने कंज्यूमर से प्रोडक्ट
जो है वो बाय कर लेते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी बिज़नेस के जो है वो एक पार्टनर बन जाता है और अपने प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली बनाता है और फिर बिज़नेस को सेल करता है, तो वो कंज्यूमर टू बिज़नेस ई-कॉमर्स कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास नॉन बिज़नेस ई-कॉमर्स भी होती है। नॉन बिज़नेस का मतलब है नो प्रॉफिट। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के तौर पर काम करती हैं, जिनका काम सोसाइटी की डेवलपमेंट है और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं, इसमें हमारा काम प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता। और लास्टली हमारे पास टाइप आ जाती है इंट्रा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल की। इंट्रा बिजनेस का मतलब होता है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो मैनेजमेंट पर्सन्स होते हैं, उनके साथ में जो इंट्रानेट क्रिएट करती है, वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनकी कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो आपके लिए एक असाइनमेंट है। इन सब जो क्लासिफिकेशन है उनकी प्रॉपर आपके पास करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और आपने उसके साथ में टाइप्स करनी है। या आपकी असाइनमेंट है जो कि मैं आपसे सैटरडे को कलेक्ट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अकेले काम बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि ये डिफरेंट फील्ड्स को, डिफरेंट डिसिप्लिन्स को लेकर चलती है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ बेस्ड ऑन सेवरल डिसिप्लिन्स, और वो डिसिप्लिन्स हमें यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हों, चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। जिसमें आपके पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं, जिसमें आपके पास कॉस्ट बेनिफिट आ जाते हैं। आपको बड़े-बड़े बैनर जगह-जगह पर लगाने के बजाय एक ही ऑनलाइन बैनर क्रिएट करना होता है, जो कि आप अपनी वेबसाइट पर या फिर मल्टीपल सोशल वेबसाइट पर पोस्ट कर देते हो, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, वहाँ पर आपको आपकी कम्युनिकेशन और आपके फीड के अलावा बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही होती है। यूट्यूब इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो और आपको फोर्स किया जाता है कि आप इतनी देर की ऐड देखेंगे फिर ही आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज होती हैं एडवर्टीजमेंट की, वो भी हम नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे कि किस तरह की हम एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अकेले काम नहीं करती, बल्कि मार्केटिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंसेज के बगैर हमारी ई कॉमर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉक्सेस हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिखाया था। ये जो फ्रेमवर्क हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, डिफरेंट जगह पर हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हमारा बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, और वो सारी की सारी बेस करती हैं हमारी कंप्यूटर साइंसेज के ऊपर, जिसमें हमारी लैंग्वेजेस, हमारा मल्टीमीडिया, हमारे नेटवर्क्स, हमारी डिफरेंट जो है इंटेलिजेंट एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमें नीचे देखे थे। ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया था, और यहाँ पर कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था। ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंसेज का है, और इन सब के बगैर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अकेले काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी बेसिकली बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं होते, ये हमारे पास जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स में आता है। लेकिन जब तक हम साइकोलॉजी या कंज्यूमर बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी नहीं कर लेते, तब तक हम अपने बायर्स और सेलर के दरमियान ट्रेडिंग को जो है वो सक्सेसफुल नहीं कर सकते। जो हमारा रिलेशन है कंज्यूमर्स का हमारे मार्केट्स के साथ, हमारे सेलर्स के साथ, उसको क्रिएट करने में हमारी साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब तक हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं करते, हमें अपने कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी डिमांड्स का पता नहीं चलता। हम उनको तब तक सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते जब तक हम अपने कस्टमर्स की साइकोलॉजी और उनके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर लेते। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। मेजर पार्टिसिपेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। हमने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस पास करनी होती हैं, उसमें हमारे पास जो है वो फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, वो सारी की सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से
या फाइनेंस की फील्ड से लिंक करती हैं, जिसमें आपके बैंक्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मेजर रोल प्ले करती है। बहुत ज़्यादा थेरीज हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्लानिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। MIS बेसिकली डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कंपनी में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन को बेसिकली हैंडल कर रहा होता है। इसमें सारी सिस्टम हैंडलिंग और सारी सिस्टम इंटीग्रेशंस आती हैं, जिसमें आप अपनी एक सिस्टम बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो और फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी पेमेंट सिस्टम और बाकी सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम बना लेते हो। उसमें भी ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसमें आप अपना डाटाबेस भी इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन पास की जा रही होती हैं, उनका डाटा स्टोर करना, उनकी ऑडिटिंग करना और उसके अलावा बैंक्स के दरमियान में जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, जिसमें आप क्लियरिंग वगैरह भी आता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी मेजर रोल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो, उसकी मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, उसमें मैनेजमेंट की हर फील्ड में ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो बायर्स को मैनेज करना हो, चाहे हमें अपना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना हो, या फिर हमने कोई जो है वो सेलर्स को मैनेज करना हो या अपने सप्लायर्स को मैनेज करना हो। हमारी मैनेजमेंट की थेरीज़ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिज़नेस लॉ एंड एथिक्स। बिज़नेस लॉ एंड एथिक्स को अगर हम देखें, तो इसमें आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते हो और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर लॉ और एथिक्स को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है? ग्लोबल मार्केट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू हम ओवरऑल जो है वो दुनिया से, ओवरऑल वर्ल्ड से जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। उस केस में एथिक्स को फॉलो करना और बिजनेस लॉज को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट लेजिस्लेटिव बिल्स वगैरह पास किए जाते हैं, ताकि हम अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को लीगलाइज कर सकें, ताकि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को फ्रॉड ना कर सके। उसके बाद अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है लेज़र एक्सटेंड का। उसके अलावा हमारे पास लिंग्विस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्रू द वर्ड हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। तो अमेरिका के लोग जो है, जब वो जापानीज़ लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे, तो दे शुड बी अ ट्रांसलेटर बिटवीन देम। उनमें लिंग्विस्टिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उसके क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, वो हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। उसके अलावा रिबोटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पीछे इंटेलिजेंट एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम फर्दर चैप्टर में डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, पब्लिक पॉलिसी रिलेशंस हैं, ये सारी जो है एंटरटेनमेंट है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ जो है वो मिलकर काम करती हैं। अकेले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ जस्ट अ बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जस्ट बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता, बल्कि इट्स अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज़ डिसिप्लिन्स।